हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब जो भी लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन का क्या क्या प्रोसेस है उसको आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अंडर यूपी रेवेन्यू कोड 2006। और कौन कौन से सेक्शंस में हम इसको ये जो टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं 163 से लेकर 181 तक। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा सेक्शन 163। ये क्या बताता है? तो ये बताता है लैंड रेवेन्यू एज अ फर्स्ट चार्ज। अब ये फर्स्ट चार्ज क्या है? तो ये गवर्नमेंट के लिए, यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उसके लिए जो लैंड रेवेन्यू है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है एंड इट हैज़ टू बी पेड, मतलब इसको पे करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे क्लेम को साइड रख देंगे, लेकिन एक लैंड के ऊपर जो भी लैंड रेवेन्यू है वो ज़रूर पे होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? तो ये ट्रीज, बिल्डिंग जो भी एक ज़मीन के ऊपर होगी वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कोई भी उस ज़मीन से रेंट या प्रॉफिट या प्रोड्यूस आ रहा है तो वो भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इसका जो पार्ट 2 है वो क्या बताता है? अब अगर इफ देर आर एरियर्स, मीन्स कोई भी अनपेड लैंड रेवेन्यू है दैट अ स्टेट वांट टू रिकवर। अब कोई भी अनपेड लैंड रेवेन्यू है जो कि एक स्टेट जो है वो रिकवर करना चाहता है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। बाकी सारी अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्लेम को छोड़कर सबसे पहले जो भी एरियाज होंगे या अनपेड लैंड रेवेन्यूज होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। बाकी सारे क्लेम्स को बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है लाइबिलिटी ऑफ भूमिधर अंडर सेक्शन 164। अब ये क्या बताता है? तो अंडर सेक्शन 164 ये बताया जाता है कि जितने भी भूमिधर हैं, भूमिधर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जिसके पास एक ज़मीन को लेके परमानेंट ओनरशिप का राइट है, उसको वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो जो ज़मीन है वो हेरिटेबल है, मतलब उसके जाने के बाद उसके बच्चों को वो ज़मीन मिल जाएगी। अगर ये तीनों अधिकार किसी के पास हैं तो वो भूमिधर कहलाएगा। अब जो भी लैंड रेवेन्यू है वो किसकी लाइबिलिटी है, किसको पे करना पड़ेगा? जो भी भूमिधर है। अब चाहे वो जो ज़मीन है वो को होल्डर्स हो, मतलब एक ज़मीन के ऊपर 2 या 3 मालिक हो सकते हैं, चाहे जॉइंटली चाहे इंडिविजुअली। तो जो उनको उस ज़मीन के ऊपर जो भी लैंड रेवेन्यू होगा वो जॉइंटली भी पे कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 165, जो कि ये बताता है कि कब हमें लैंड रेवेन्यू ड्यू होगा और कब पेएबल होगा, मतलब कब उसको पे करना होगा। तो एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल ईयर है उसका जो फर्स्ट डे होगा उस दिन ये ड्यू माना जाएगा और उसको पेएबल माना जाएगा। अब ये एग्रीकल्चरल ईयर क्या है? तो ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेकर और ख़त्म होता है 30 जून को। तो अब इस केस में हमें जो लैंड रेवेन्यू है वो कब पे करना चाहिए, कब पेएबल हो जाएगा? तो 1 जुलाई को। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 166। 166 क्या बोलता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी अरेंजमेंट कर सकती है, किस चीज़ के लिए? लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए। चाहे वो किसी एजेंसी को हायर भी कर सकती है कि भाई आप जाके मेरे बिहाफ पे लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 167, जो हमारा सेक्शन जो कि बोलता है डिफ़ॉल्टर्स के बारे में। अब ये डिफ़ॉल्टर्स क्या होते हैं ये तो समझ में ही आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। डिफ़ॉल्टर्स मतलब जिन्होंने जो भी लैंड रेवेन्यू है वो पे नहीं किया। और जब अगर वो पे नहीं करेंगे कोई भी लैंड रेवेन्यू तो वो क्या बन जाएगा? एरियर्स बन जाएगा। और जो भी जिसने वो लैंड रेवेन्यू टाइम पे नहीं किया है वो क्या कहलाएंगे? डिफ़ॉल्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 168, जो कि बताता है सर्टिफाइड अकाउंट एविडेंस। अब कोई भी एक पर्सन है जो डिफ़ॉल्टर है जिसने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया, तो उसका एविडेंस क्या है? तो तहसीलदार जो है हमारा यहाँ पर, एक जो तहसीलदार है उसके पास एक सर्टिफाइड अकाउंट स्टेटमेंट होगी जो कि ये बताएगी एज ए, ये एक प्रूफ के रूप में काम करेगा जो ये बताएगा कि भाई कितना आपके एरियर बचा है और जो भी डिफ़ॉल्टर है वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। नेक्स्ट आ जाता है रिट ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 169। अब जब भी एक कोई भी पर्सन है जो रेवेन्यू पे नहीं कर रहा है या नहीं किया उसने, तो तहसीलदार क्या करेगा उस केस में?
एक रिट ऑफ डिमांड जारी करेगा, किसको? डिफॉल्टर को, जिसने पेमेंट नहीं किया। जब भी वो पेमेंट जो है, एरियर्स जो है वो बढ़ेंगे तब। और वो किस लिए करेगा कि भाई जल्दी से जल्दी जो इसका पेमेंट है एक प्रिस्क्राइब टाइम में आप इसको कर दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम्स में आता है कि प्रोसेस ऑफ रिकवरी क्या है, अंडर सेक्शन 170 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006। अब अगर जो एरियर्स है, एरियर्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अनपेड लैंड रेवेन्यू, तो अगर कोई भी जो एरियर्स है उसको पे नहीं किया गया, तो क्या ये जो प्रोसेस है कि रिकवरी कैसे कैसे की जा सकती है, इसके अंदर क्या क्या आता है, अभी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको अरेस्ट या डिटेन किया जा सकता है, किसको? डिफॉल्टर, जिसने पेमेंट नहीं किया है। दूसरा क्या किया जा सकता है, उसकी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मतलब कोई भी चीज़ जो यहाँ से वहाँ तक आप ले जा सकते हो, इंक्लूडिंग जो भी उसकी क्रॉप्स होंगी, एग्रीकल्चरल जो भी प्रोड्यूस होगा उसको भी अटैच मतलब कि उसके ऊपर कंट्रोल लिया जा सकता है, उसका पोजेशन लिया जा सकता है, किसका? मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का। दूसरा, उसके जो भी बैंक अकाउंट होंगे और जो भी लॉकर होगा उसका, उसके ऊपर भी कंट्रोल लिया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि जिस लैंड पर, जिस भी ज़मीन के ऊपर वो डिफ़ॉल्टर था, मतलब जिसके ऊपर उसने लैंड रेवेन्यू नहीं पे किया, उसके ऊपर भी, उस ज़मीन के ऊपर भी पोजेशन और कंट्रोल सरकार या गवर्नमेंट ले सकती है हमारी। या अगर या वो उस ज़मीन को, जिस ज़मीन को उन्होंने कंट्रोल में लिया है, उसको लीज़ पे दे सकती है किसी को, या फिर वो ज़मीन बेच भी सकती है। ये क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि अब अगर वो जो डिफ़ॉल्टर है उसकी कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको मूव ना किया जा सके, जैसे कि आपकी कोई ज़मीन है, अब उसको मूव तो नहीं कर सकते, कोई बिल्डिंग है उसको मूव तो नहीं कर सकते, तो कोई और ज़मीन है अगर डिफ़ॉल्टर की, जिसने पेमेंट नहीं किया, उसको, उसके ऊपर भी कंट्रोल ले सकती है गवर्नमेंट, और उसको भी सेल कर सकती है, उसको भी बेच सकती है। नेक्स्ट आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो भी डिफ़ॉल्टर की प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने के लिए किसी एक रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है, उसकी नियुक्ति कर सकती है। और ये जो भी प्रोसेस हैं, इसमें से चाहे एक के बाद एक कर सकते हैं, या फिर एक साथ 2-3 प्रोसेस भी गवर्नमेंट चला सकती है। नेक्स्ट आ जाता है, अब ये जो हमने अभी जो प्रोसेस डिस्कस किया कि क्या-क्या एक इंसान के साथ हो सकता है अगर वो लैंड रेवेन्यू पे ना करे, तो ये बस उन्हीं को बस एक्सप्लेन कर दिया गया। जैसे सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, अरेस्ट एंड डिटेंशन हमने डिस्कस किया था। तो जो भी अरेस्ट एंड डिटेंशन होगा वो जनरली 15 डेज़ के लिए ये लोग करेंगे, अगर उसने जो भी लैंड रेवेन्यू है उसे पे कर दिया है तो तब तो नहीं करेंगे, अदरवाइज उसको 15 दिन के लिए रखेंगे उसके पास, अपने पास। कौन कौन से लोगों को इसमें एग्जेम्प्ट किया जाएगा, मतलब इन कौन कौन से लोगों का अरेस्ट और डिटेंशन नहीं होगा, तो कौन लोग हैं? कोई भी वेमेन हो गई, कोई माइनर हो गया मतलब 18 साल से कम हो गया, कोई सीनियर सिटीजन हो गया जो कि 65 साल से ऊपर है, कोई आर्म फोर्सेस का बंदा है उसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है जो भी अरेस्ट है वो, अच्छा इनका अरेस्ट करने का मतलब सिर्फ यहाँ पर एक ही है, और वो मतलब क्या है कि भाई आप हमारा जो एरिया है, मतलब जो भी अनपेड लैंड रेवेन्यू, बस आप हमें पे कर दो। इनका और कोई मतलब नहीं है आपको अरेस्ट और डिटेन करने का। नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो वारंट वारंट है आपके खिलाफ जो भी जारी करेंगे उसको वो हटा भी सकते हैं। कब हटा सकते हैं? अगर आपने जो भी पैसा वैसा है उनका उसको पे कर दिया, या फिर कोई आपने उनको सिक्योरिटी दे दी है। अब एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये अरेस्ट और डिटेंशन करेंगे, लेकिन अमाउंट कितना होना चाहिए? तो अमाउंट 50,000 से अगर ज़्यादा है लैंड रेवेन्यू का, तभी ये अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर ये 49,000 भी है तब भी ये आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 172, ये बताता है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर कोई डिफ़ॉल्टर है जिसने पेमेंट नहीं किया, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकती है, उसको ये लोग अटैच कर सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल ले सकते हैं या उसका पोजेशन ले सकते हैं। तो जो हमारा एसडीओ है, जिसको एसडीएम के नाम से भी जानते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है और उसको बेच भी सकता है, जो भी उसके अंडर क्रॉप्स भी होंगे, जो भी आपकी फसलें होंगी। कौन कौन से आइटम्स को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, मतलब कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जिनको इसके अंदर इंक्लूड, शामिल नहीं किया जाएगा।
मान लो जो भी आपके एसेंशियल आइटम है, मान लो कोई कपड़ा है आपका, उसको नहीं शामिल करेंगे। कुकिंग वाले जो भी बर्तन हैं उनको नहीं शामिल करेंगे। कोई एग्रीकल्चरल टूल्स हैं उनको शामिल नहीं करेंगे। कैटल सीड्स हैं उनको भी ये लोग शामिल नहीं करेंगे। और जो भी प्रॉपर्टी है, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अगर विद इन 30 डेज इन्होंने जो रेवेन्यू था उसे नहीं पे किया तो उसको बेच भी सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 173। ये क्या बताता है कि भाई ये आपके बैंक अकाउंट और जो लॉकर्स है उसके ऊपर भी कंट्रोल और पोजेशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है ये हमारा जो भी होल्डिंग थी अंडर सेक्शन 174, इसको भी ये लोग कंट्रोल में ले सकते हैं और उसका भी पोजीशन ले सकते हैं। अब होल्डिंग क्या है, यहाँ पर जो भी आपकी ज़मीन थी जिसके ऊपर आपने जो लैंड रेवेन्यू है वो पेमेंट नहीं किया था, तो जो हमारा कलेक्टर है वो क्या कर सकता है, उसको जो भी वो ज़मीन थी उसको अटैच कर सकता है, मतलब कंट्रोल ले सकता है। और ये अटैचमेंट को छोड़ा भी जा सकता है, इसको हटाया भी जा सकता है। कब? जब अगर आप एरियर का पेमेंट कर देंगे। एरियर वही अनपेड लैंड रेवेन्यू। इफ अनपेड आफ्टर 30 डेज, तो जो कलेक्टर है वो उस जमीन को लीज पे दे सकता है किसी दूसरे पर्सन को, या फिर बेच भी सकता है। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 175। ये क्या बताता है? सेक्शन 175 इतना बताता है कि जो भी वो जमीन थी, अभी जो यहाँ पे हमने ये देखा है, तो उस जमीन को लीज पे दे सकती है। लीज पे दे सकती है कितने साल तक? 10 साल तक। अब इसलिए लीज पे दे रहे हैं कि भाई जो भी लैंड रेवेन्यू है वो उसकी भरपाई हो जाए, इसलिए उसको लीज पे दे देंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 176। ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है कि वही जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि उस जमीन को अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो बेच भी सकते हैं। और अगर वो बेचने की जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसको देनी पड़ेगी? कलेक्टर को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 177, जो कि ये बताता है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर मान लो ये प्रॉपर्टी एक्स है, इसके ऊपर तो इसके ऊपर आपने लैंड रेवेन्यू नहीं पे किया है, लेकिन इसी पर्सन की एक और प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी एक है, ये प्रॉपर्टी वाई है। अब इसकी ये जो दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो अटैचमेंट का काम कर सकती है, इसके ऊपर भी कंट्रोल ले सकती है। एक बार यहाँ पॉइंट देख लेते हैं। कलेक्टर कैन अटैच एंड सेल अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर। जो भी जिसने भी पर्सन ने लैंड रेवेन्यू नहीं दिया है उसकी दूसरी प्रॉपर्टी को भी ये लोग कब्जे में ले सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अब आपने मान लो किसी एक डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी के ऊपर अटैच कर दिया उसको, मतलब उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया या उसका पोजेशन ले लिया क्योंकि उसने लैंड रेवेन्यू नहीं दिया, तो उसको मैनेजमेंट, जो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का काम कौन करेगा? वो करेगा रिसीवर। अब इसको अपॉइंट कौन करेगा? कलेक्टर अपॉइंट करेगा। डिफॉल्ट और जो ये रिसीवर है इसका काम क्या क्या रहेगा? प्रॉपर्टी को मैनेज करना, उसको अगर लीज पे दिया है तो रेंट वसूलना, और जो भी केस वेस होंगे उसको डिफेंड करना। और जो भी ये रिसीवर है ये रिपोर्ट किसको देगा? कलेक्टर को रिपोर्ट देता रहेगा। अब अगर जो कोई रिसीवर है वो कोई मिसकंडक्ट करता है, कोई नेग्लिजेंस करता है, तो हमारा जो कलेक्टर है उसको निकाल भी सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि सेक्शन 179। ये क्या बताता है? ये बताता है भाई प्रोसीजर ऑफ रिकवरी क्या होगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा उस जिसको हम फॉलो करेंगे। तो प्रोसीजर सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर होंगे, जो भी हमारा जो ये कोड है 2006, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है, इसके जो भी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर होंगे जिन्होंने ये तय कर रखा होगा उसको फॉलो करते हुए हम रिकवरी के सारे ऑप्शंस को देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 180। अब ये क्या बताता है कि अब रिकवरी ऑफ कॉस्ट एंड कलेक्शन चार्जेस, मतलब जो भी लोग रिकवरी का काम कर रहे होंगे उनका कोई कॉस्टिंग भी आएगा, वो कोई चार्जेस भी लगाएंगे, वो भी इसी से वसूले जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ द रिकवरी प्रोसेस में भी प्रिस्क्राइब्ड एंड अप टू 10% ये लोग ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 181। ये क्या बताता है? ये बताता है रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब अगर मान लो कोई पर्सन ए था कि ये डिफॉल्टर था, इसने लैंड रेवेन्यू नहीं पे किया किसी एक ज़मीन के ऊपर।
अब ड्यू टू एनी रीज़न इसकी डेथ हो जाती है, तो इसके बाद जो रिकवरी का ऑप्शन है वो किससे लिया जाएगा? इसके बेटे से। लेकिन इसका बेटा भी सिर्फ उतना ही अमाउंट को पेमेंट कर पाएगा जो कि उसकी प्रॉपर्टी से ये लोग वसूल सकते हैं। अब अगर मान लो जो प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू थी 100 रुपये, और इनको जो रिकवर करना था वो था कम से कम मान लो 150 रुपये था, तो ये जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है सिर्फ उतना ही वसूल सकते हैं। बेटे से बोलेंगे भाई हमें 50 रुपये और दो ताकि हमारा जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं है। जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है सिर्फ उतना ही ये लोग उनसे जो भी उसका बेटा है उससे वसूल सकते हैं, अदरवाइज उससे ज़्यादा नहीं मांग सकते। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन का क्या क्या प्रोसेस है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद।